नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कितने कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री हैं, ये बात आज एक बार फिर साबित हो गई है। आप जानते हैं कि आज मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। केंद्र सरकार के बजट का मतलब है कि इसमें हर राज्य की जरूरतों का ध्यान रखा जाए, लेकिन मोदी के इस बार के बजट में बिहार ही बिहार छाया रहा। और ऐसा क्यों हुआ, यह बात तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा, यहां कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह बात यहां आनी चाहिए। दरअसल इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां सत्ता खोना नहीं चाहती। इसके अलावा नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है, इसका अंदाज भी नरेंद्र मोदी नहीं लगा पाते हैं। मोदी को डर बना हुआ है कि नीतीश फिर से पलटी अगर मार लें तो फिर क्या होगा, और अगर पलटी मार लिए नीतीश कुमार तो बिहार की सत्ता तो जाएगी, दिल्ली की सत्ता यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने आज बिहार के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। यानी बिहार चुनाव को लेकर मोदी का डर आज बजट में साफ साफ नजर आया है। मोदी के इस डर की पुष्टि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फटाफट कर दी। बजट पेश होने के कुछ समय बाद ही एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी तो बाद में, लेकिन उनसे पहले अमित शाह ने बता दिया कि बिहार के लोगों को उपहार दिया गया है। इसके बाद उन्होंने लाइन से वो तमाम योजनाएं गिना दी जो बजट में बिहार के लिए रखी गई हैं। अब अमित शाह और मोदी से यह पूछा जाना चाहिए कि केवल बिहार के लोगों को ही उपहार क्यों दिया गया? क्या लोकतंत्र में किसी एक राज्य की जनता को उपहार देकर केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रही है? और क्या यह उपहार असल में वोटों के लिए दी जाने वाली रिश्वत नहीं है, जिसे आज केंद्र सरकार ने दिया है और चुनाव में उसकी वसूली की जाएगी? खैर, मोदी हर रोज अपनी पोल खोलते जा रहे हैं, अपनी कमजोरी और डर को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। मोदी के इस बजट पर अब विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है और सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, क्या कुछ लिखा है जरा स्क्रीन पर ले आते हैं। और राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी, गोली लगने के बाद जो घाव है उस घाव के लिए एक मरहम पट्टी, वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारी आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। ये राहुल गांधी इंग्लिश में लिखे और उसका हिंदी तर्जुमा हम आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ क्या कुछ राहुल गांधी ने लिखा है वो आपने देख लिया कि गोली लगने के बाद जो घाव है उसके लिए सिर्फ मरहम पट्टी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हालांकि लंबा चौड़ा उनका ट्वीट है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54,18,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वो 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 करोड़ की बचत होगी, यानी हर महीने मात्र 6,666 करोड़ की। पूरा देश महंगाई और माफी चाहूंगा 80,000 रुपए की बात है, क्योंकि ये जब स्लैब की बात चल रही है, और जबकि ये 80,000 नहीं है बल्कि मात्र 6,666 की है। जब आपकी हमारी जेब से जो पैसा जाना है टैक्स के रूप में, उसका जिक्र कर रहे हैं। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। ट्वीट के आखिर में खड़गे ने लिखा है कि कुल मिलाकर ये बजट 2025 मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां सीधे सीधे लोगों को धोखा देने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसे पुरानी बोतल में पुरानी शराब ही कहा है। पुरानी बोतल पुरानी शराब। आइए जरा सुन लेते हैं आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। सुनिए जरा। थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था, गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब
नई बोतल। ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया गया। तो चमकता हुआ रैपर, लेकिन शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी। यानी ये कह रहे हैं साफ साफ कि बिहार में ऑलरेडी पहले से मखाना बोर्ड था और उसको फिर से रैपिंग कर दिया गया, नए रैपर के साथ उसको पेश किया गया। और वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसमें मोदी के एक्स्ट्रा 2AB वाले बयान की याद दिलाते हुए जबरदस्त तंज कसा है। आइए जरा कीर्ति आजाद को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और एक्स्ट्रा 2AB आपको याद होगा, कनाडा में 2015 में नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट हैं दोस्तों, आप जानते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा का एक जो पार्ट है उसमें AB 2AB कहां से आ गया वो नरेंद्र मोदी बताए थे। लेकिन उससे पहले आज इस बात को क्यों याद दिला रहे हैं कीर्ति आजाद, टीएमसी सांसद, सुन लीजिए जरा। यूजलेस कुछ नहीं है क्या इस बजट के अंदर। कभी आप ये देख लीजिए कि जितना टैक्स लगता है उसमें तो 70,000 जैसे बताया कि 18 लाख तक में होना है, लेकिन अगर आप उसका टोटल मिलाकर देखें तो 3 महीने की सैलरी चली जाती है। अगर किसी को 12 लाख मिल गया टैक्स के बाद में तो 1 लाख प्रति माह हो गया, 12 × 96, 96,000 रुपीज मिला। उसमें 30% आप ले गए, जीएसटी देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एमएसपी की बात नहीं किसानों के लिए। किसानों की बड़ी बड़ी इन्होंने बात कर दी कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेंगे। पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सबकी एमएसपी करूंगा, अब ये राज्य सरकार पे आ गए। तो और एक एक्स्ट्रा 2AB अच्छा है, राज्य बिहार के लिए हुआ, मैं वहीं का रहा हूं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 2AB बोलते हैं ना, सरकार बचाने के लिए करते हैं, आंध्रा और बिहार। एक्स्ट्रा 2AB वो 240 और उसके ऊपर जो है, तो यही है। इसके अलावा और क्या मिला, क्या है? कोई आम आदमी को फायदा हुआ हो तो कहें। तो एक्स्ट्रा 2AB आपको याद होगा कि 2015 की कनाडा यात्रा में नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा 2AB कहा था और यह कहां से मिलता है इसका फॉर्मूला बताया था। तब उनके गणित के ज्ञान पर बहुत सारे सवाल उठे थे। आइए जरा पहले याद कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जब कनाडा के आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी और कनाडा यानी भारत सरकार और कनाडा की सरकार के साथ में संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन उस समय जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी तो एक्स्ट्रा 2AB का वहां फॉर्मूला और उसका जिक्र किया था। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज जरूरी है क्योंकि कीर्ति आजाद ने उस घाव को भी थोड़ा हरा कर दिया है। सुनिए। और कनाडा और भारत की दोस्ती, कनाडा और भारत की दोस्ती एक ऐसी युति है जो शक्तियों को संवर्धन करती है। और ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A + B × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। तो उस समय 2015 की बात है ये, और भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। लेकिन आज क्या, ना एक्स्ट्रा 2AB निकल रहा है, ना भारत और कनाडा मिल रहा है, बकौल नरेंद्र मोदी। बात पुरानी हो गई है, लेकिन आज कीर्ति आजाद ने उसे नए संदर्भों के साथ पेश करके जबरदस्त तरीके से खिंचाई की है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बजट पर 240 सीटों का असर बता दिया है। जरा प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुनिए। 240 सीटें, इसका असर क्यों कह रही है? इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जो बीता है उसमें बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, उसी का जिक्र कर रही हैं। सुनिए।
मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी। तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका चतुर्वेदी को, और यह बिल्कुल सही है कि काश हर राज्य में हर साल चुनाव हो, ताकि हर राज्य को पूर्ण बजट मिले, और उसके साथ जैसा बिहार को मिला है। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, डीएमके के सांसद दयानिधि मारन, ऐसे तमाम विपक्षी सांसदों ने भी इस बजट की जमकर आलोचना की है और इसे पूरी तरह दिल्ली और बिहार चुनाव से प्रेरित बताया है। बेशक नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि इस बजट से बिहार के विकास को गति मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे जुमलेबाजी वाला बजट बताया है। इन प्रतिक्रियाओं से जाहिर होता है कि मोदी को केवल बजट पेश करने और उसमें बिहार के लिए पक्षपात दिखाने से फायदा नहीं मिलने वाला है। अभी संसद में उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना होगा और चुनाव में बिहार की जनता को बताना होगा कि जो घोषणाएं अब की गई हैं उन्हें पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवाल हैं। संसद में मोदी के महाकुंभ की भगदड़ पर भी, जो वहां पर प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसमें जो भगदड़ हुई है, उसमें भी जवाब देना होगा मोदी जी को। और इस पर आज अखिलेश यादव ने सदन के बाहर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं सदन के भीतर सरकार के रवैये पर प्रमोद तिवारी ने भी अपनी नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस नेता हैं प्रमोद तिवारी, क्या कुछ कह रहे थे, आइए जरा सुन लीजिए। देखिए, बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यह सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई, और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए नहीं तैयार है, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। इस सरकार लिस्ट जारी करने को नहीं तैयार है। ये मुद्दा मैंने अभी सदन में उठाया। तो सुन रहे थे आप प्रमोद तिवारी को, कांग्रेस नेता। बजट जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी मोदी जिस तरह फंसे हुए दिख रहे हैं, उससे जाहिर होता है दोस्तों कि अभी उन्हें 4 अप्रैल यानी संसद सत्र की समाप्ति तक कई और चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या डरे हुए मोदी इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए इस सवाल को यहां लेकर हम आ रहे हैं, क्योंकि जब इस बजट के बाद चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हैं, और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे सदर बाजार में दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो,
प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बटते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बटते हैं तो 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे हैं। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पर जो कुछ बजट से और बजट बनाने से लेकर देश की जो सामाजिक संरचना है उसको लेकर और कैसे उसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लें वो कैसे सरकार करती है, सब कुछ यहां खोल कर रख रहे थे। बिल्कुल एक एक उधेड़ना जिसको कहते हैं वो कर रहे थे यहां राहुल गांधी। आज सदर बाजार में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें, चूंकि आज बजट का दिन और आम बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सिर्फ बिहार को ही क्यों, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि पुरानी बोतल और शराब भी पुरानी, रैपर सिर्फ नया उस पर लगाया गया है। क्या ऐसा ही है? लेकिन उधर आज चांदनी चौक में प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी ने भी बजट से लेकर तमाम मसलों पे अपनी बात रखी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे साथी हमारे मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन जल्दी से प्रियंका गांधी को सुनिए। संसद में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है,
हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में। केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। यहां पर बजट जो है वो किचन से लेकर घर तक और उसके बाद आगे बाहर तक हर जगह, और उसमें कैसे आपके रूटीन में ये एक कहें तो मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर सरकार दूरदर्शी हो। क्या सरकार दूरदर्शी है या सरकार डरी हुई है? सरकार को अपनी सरकार बचानी है, यानी अपनी कुर्सी बचानी है। क्या नरेंद्र मोदी यहां डरे हुए हैं? क्या इस बजट से नरेंद्र मोदी का डर दिखाई दे रहा है? आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, बजट को आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि संसद के अंदर थे बैठे हुए। शकील जी बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा था वहां, टोका टाकी से लेकर और विपक्ष के वॉकआउट तक सब कुछ शकील जी बताएंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं और हमारे साथ ही प्रशांत टंडन जी बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद श्रवण गर्ग साहब जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, क्या चल रहा था आखिर? क्यों विपक्ष वॉकआउट कर गया था? देखिए, सब दूर जो है बजट की चर्चा है, लेकिन संसद में उससे पहले कुछ और बड़ी घटनाएं हुई। वॉकआउट से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने वहां पे अमित शाह के खिलाफ बड़ा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर के तस्वीर लिए हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जय भीम का नारा लगाते हुए संघ का संविधान नहीं चलेगा, अमित शाह माफी मांगो, ये सब कार्रवाइयां हुई वहां पे। और बजट जब शुरू हुआ तो उसके बजट के शुरू होने में जब अध्यक्ष ने वित्त मंत्री का नाम पुकारा, उसके साथ ही वह हंगामा शुरू हो गया। और सारे के सारे लोग जो विपक्ष के थे वो कह रहे थे कि हमें बजट के आंकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें इस बात को बताओ कि वहां कितने लोग मारे गए कुंभ में। आप कुंभ के आंकड़ों को क्यों छुपाना चाहते हैं उन गरीबों को, ताकि मुआवजा ना मिल पाए? गरीब लोग घूम रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो लापता हैं और आप कोई जानकारी नहीं दे रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी कि शांत हो जाए विपक्ष, न बोले। उन्होंने नाम लेके कहा अखिलेश का, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, सांसद का, लेकिन कोई भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपका सारा भाषण सुनेंगे, लेकिन पहले हमें यह बताइए कि आप बजट पर चर्चा, आप कुंभ पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? नंबर 2, सबका एक बात का कहना था कि सबसे पहले सदन में शोक प्रस्ताव पारित होना चाहिए जो लोग कुंभ में मारे गए हैं। इससे पहले जो नोटबंदी में मारे गए थे तब भी शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जो किसान मारे गए थे तब भी शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आज जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया, लेकिन उन्होंने फिर भी बजट की गरिमा का ध्यान रखा और थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे वापस आ गए। तो इसलिए आज बजट की चर्चा बाहर तो बहुत है, लेकिन संसद के अंदर
पहले अमित शाह और डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा रही और उसके बाद कुंभ की चर्चा रही। और कुंभ का मसला जो है उस पे जो नारे लगाए हैं विपक्ष ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू मारे गए हैं और हिंदुओं का नाम लेने वाली ये सरकार जो है उनके बारे में सही आंकड़े नहीं दे रही है, जो घायल है उनका इलाज नहीं हुआ है और जो लापता है उनकी कोई खोजबीन नहीं है। तो बहुत ही गंभीर मामला था। तो ये आज शुरुआत इस तरह से हुई है। उसके बाद करीब 1 घंटे का निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ा और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया पे सबसे ज्यादा जो है 12 लाख के इनकम टैक्स का शोर मचा हुआ है। एंकर इतने खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये सारे लोग बता रहे हैं सच्चाई वो है नहीं। देखिए, ये जो आपको 12 लाख रुपए की छूट मिली है ये नए रिजीम में मिली है। टैक्स रिजीम जो है मोदी सरकार ने आके 2 बना दिए हैं, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब भी कहते हैं उसको, एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो करदाता है उसको बहुत तरह की छूटें मिलती थी, होम लोन में, इंश्योरेंस में, ईपीएफ में, पीपीएफ में, सेविंग में, तमाम तरह की छूटें मिलती थी। आप नई स्कीम में जाएंगे जो कि आपको जाना ही है। अब ये और बता देते हैं हम, क्योंकि ओल्ड जो स्लेब है वो खत्म होने जा रहा है। अगले हफ्ते जो लाएंगे, नया कानून ला रहे हैं, उसमें पूरी संभावना है कि आपकी बचत की सारी संभावना को, जो डिडक्शन होता था, उसको खत्म कर दिया जाएगा जी। बहुत ही गंभीर बात है। इसको अभी ये छुपा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1-2 दिन में ये सच्चाई सामने आएगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं, 2020 में ये न्यू टैक्स रिजीम क्यों लाया गया था। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बात है। जो छूट मिलती थी वो कुछ भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात जो अभी प्रियंका गांधी कह रही थी बहुत सही है, वो बहुत सारे सांसदों ने वाकई विपक्ष की, कि भाई आप टैक्स की छूट की बात कर रहे हैं, टैक्स में छूट तो जब होगी जब वेतन होगा। आपने वेतन वाली सारी नौकरियां ही खत्म कर दी हैं जी। वेतन ही नहीं है तो छूट कहां से होगी। दूसरी एक खास बात हम बता दें जो बहुत ही गंभीर है। सबसे बड़ी मांग थी कृषि में एमएसपी की, उस पर कुछ नहीं बोला गया। जो बोलते थे 2 गुने आय की बात किसान की, उस पर खामोशी रही। और बड़ी गंभीर बात है, कृषि शोध और विकास के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सिर्फ कृषि के बारे में बातें की गई कि दाल का उत्पादन बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? दाल का उत्पादन, दलहन का उत्पादन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक मांग कर रहे थे कि शोध पे पैसा खर्च करो। और बताते हैं हम आपको, निर्मला सीतारमण ने कृषि को पहला इंजन बताया। ये बात हम कल बता चुके थे कि जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा सहारा कृषि दे रही है। आज निर्मला सीतारमण ने वही बात कही कि हमारा पहला इंजन है कृषि, लेकिन उस इंजन में ईंधन नहीं डाला उन्होंने, बजट प्रावधान कम कर दिए। देखिए है क्या स्थिति कि देश में 88% जो है लघु और सीमांत किसान हैं जी। सबसे खराब स्थिति उन्हीं की है। और ये कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी। गूंज रहा है पूरा गोदी मीडिया, कृषि कार्ड की सीमा। अरे भाई, क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है बैंक उसका वैल्यूएशन करता है, और जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा नहीं बढ़ेगी, वो 88% है। तो स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। और जो निर्मला, इस पे चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज 5 बजे बजट के बाद, तत्काल बाद 5 बजे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ मध्यम वर्ग और 7 करोड़ के आसपास बिहार के लोगों के लिए ये बजट लाया गया है। बाकी 130 करोड़ जनता कहाँ है किसी को नहीं मालूम, उसके लिए क्या है किसी को नहीं मालूम। कृषि में, सामाजिक कल्याण में, रेलवे में, हर जगह जो है आवंटन कम हुआ है जी। आते हैं उन सब ये पे भी कहा जी। और ये भी कहा उन्होंने कि जो विकास दर 6% की बात आप कर रहे थे वो 6% ही रहेगी, 8% होने की कोई संभावना नहीं है उसकी। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल, उन सब पे आते हैं। बहुत कुछ बजट से, बजट के एक एक अलग अलग पहलू पे अभी नहीं जाएं क्योंकि दिन भर उस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके जो सियासी पहलू हैं, सियासी मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये बजट, जैसा पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये 7 करोड़ लोग जो बिहार के हैं और उसके अलावा 3 करोड़ और ऐसे 10 करोड़ लोगों के लिए मात्र बजट है, तो फिर क्या बाकी राज्यों में क्या? और सबसे बड़ी चीज कि क्या अगर आपको अपने राज्य का उत्थान चाहिए, प्रगति चाहिए, तो क्या चुनाव चाहिए? पहले चुनाव हो तभी बजट में आपके लिए प्रावधान होगा। एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं, लेकिन पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं प्रोफेसर साहब, रविकांत जी, क्या इस बजट में वो डर दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी का आपको? देखिए, मोदी जी जाने जाते हैं अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए, वो आंकड़ों को इस तरह से दिखाने के लिए कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। हम लोगों ने भी आज चर्चा की बजट को लेकर के यूनिवर्सिटी में, तो इसमें जादू ज्यादा है मोदी जी का। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो असल में उतने नहीं हैं जितना प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो सियासी मायने हैं, चूंकि चुनाव दिल्ली में है, जाहिर तौर पर उस मिडिल क्लास को और सर्विस क्लास को प्रभावित करने के लिए कल अखबार में आप देखिएगा, अभी गोदी मीडिया पर चर्चे हो रहे होंगे। फिर बिहार में चुनाव है, बिहार के लिए एक पैकेज है, लेकिन उसमें भी नया नया लेबल लगाया गया है फिर से उसी चीज को। और मोदी जी और उनकी पार्टी ये समझती है कि लोगों की स्मृति बड़ी क्षीण है, लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना वो सोचते हैं, तो लोगों को वो भी याद है जिसकी तरफ इशारा कर दिया मनोज झा ने कि साहब आप वही तमाम योजनाओं को ला करके, जैसे मोदी जी ने अब तक किया है कि जो यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनको नए रूप में आप लेकर के आ गए। आप कह रहे हैं कि साहब हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी को अपनी ब्रांडिंग करनी आती है। अब सवाल ये है कि जब लोग बेरोजगार हो, महंगाई चरम पर हो, उस समय क्या इस बजट के आंकड़े से उनका काम चलेगा? मुझे लगता है नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो आज हंगामा हुआ बजट से पहले, वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी सियासत के लिए। और कितना दयनीय और वेदनापूर्ण है कि साहब नोटबंदी में जो लोग हताहत हुए उन पर भी आपने शोक प्रस्ताव नहीं रखा, आपने शोक व्यक्त नहीं किया। कुंभ में इतने लोग हताहत हुए, बेमौत मारे गए, क्या दोष था उनका, इसको भी आप छिपा रहे हैं। क्या ये बात लोगों के जेहन में नहीं जाएगी? कितने लोग अभी गुमशुदा हैं, गायब हैं, और जाहिर तौर पर या तो वो लाशों में तब्दील हो गए हैं या फिर वो कहाँ है कुछ पता ही नहीं है जी। ये जो दर्द मिला है लोगों को, इसका भी असर होगा। एक दौर था जब लोग मोदी जी में उनको देखते थे कि साहब नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये धुंध छट चुकी है। और दूसरा, एक बड़ा कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के। मुझे लगता है कि इसको वो छोड़ने वाले नहीं है। और जिस ढंग से राहुल गांधी और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इस मुद्दे पर, वो ये दिखाता है कि अमित शाह का तो कैरियर खत्म हो जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी का कितना बचेगा? और मुझे लगता है कि दोनों ही लोग निपट गए करीब करीब। अमित शाह उसमें निपटे, योगी जी इसमें निपटे। ऐसा भी लगता है कि मोदी जी जाते जाते बीजेपी को भी खत्म करेंगे। वो छोड़ भी नहीं रहे हैं कोई कि कोई विकल्प बचे भी।
जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें जहां है एक विपक्ष के पार्टी के रूप में, और दूसरा कि कैसे विपक्ष मजबूत हो, और सरकार जब बदलती है तो लोगों की जो अधिकार होते हैं, लोगों की जो सहूलियतें होती हैं, लोगों के लिए जो योजनाएं होती हैं, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आती हैं। अगर एक ही पार्टी की सत्ता चलती रहेगी तो फिर दूसरा मामला होता है। इसलिए लोग भी बदलाव के मूड में हैं। अभी देखना ये है कि इस बजट के प्रभाव में क्या दिल्ली बीजेपी जीतती है, या बिहार को भी वो समेट लेंगे, या फिर जो सच्चाई है, जो दर्द है लोगों का, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, उन अत्याचारों पर जो नाराजगी है लोगों की, वो नाराजगी दिखाई देगी। ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नाराजगी जो है वो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन बजट और इसका देश की सियासत, देश की आर्थिक हालात, वो सब तो हम जानते ही हैं, इन सब पे बहुत असर होता है। और क्या सब कुछ सोच समझ के किया गया है। और इसके बाद जैसा बता रहे थे शकील जी कि आने वाले समय में एक सप्ताह के अंदर एक नया इसी बजट और आगे जो कुछ चेंज होने जा रहा है, आर्थिक स्थिति में जो हालात में जो चेंजेज हैं, उसको लेकर एक बिल भी सरकार लेके आ रही है। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इसको? इस बिल की राजी चर्चा कर रहे हैं आप, वो बिल ये जो 12 लाख की घोषणा है उसकी तस्वीर सामने ले आएगा। वो जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जिसकी चर्चा शकील जी कर रहे थे, ये बिल दिल्ली के वोटिंग के बाद आएगा। 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन होगा, उसके बाद वो बिल आएगा, ताकि तब तक ये 12 लाख का जो है वो शोर मचता रहे। देखिए, इम्पोर्टेंट राजीव जी ये है कि बिग पिक्चर क्या है। मैं एक बहुत सारी दिन भर चर्चाएं होती रही हैं, यहाँ की बिग पिक्चर शाम के वक्त हम लोग देखें कि क्या है। मोदी सरकार का पहला पूरा बजट है, तीसरी बार, थर्ड टर्म का, और बहुत उम्मीद थी, जैसा कि होना चाहिए था मोदी साहब की तरफ से, कि तीसरे कार्यकाल में जो आर्थिक चुनौतियां हैं, दुनिया में आर्थिक चुनौतियां हैं, और उसमें भारत के मुतालिक भी, उसके तहत जो एक बड़ा शिफ्ट चाहिए था, वो शिफ्ट नहीं है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 8% की ग्रोथ के लिए लगभग 86 लाख नौकरियां हर साल पैदा करनी पड़ेंगी। क्या इस बजट से होंगी? कंजम्पशन गिरा हुआ है, और रूरल और अर्बन दोनों कंजम्पशन गिरा हुआ है, तो क्या वो कंजम्पशन उठ जाएगा? ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे उठ सकती थी, वो मीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कृषि क्षेत्र की बात हुई है। कृषि क्षेत्र को ऐसा कुछ नहीं मिला है कि किसान की आय जो है वो बढ़ने जा रही है। तमाम तरीके की घोषणाएं, लेकिन अगर राजीव जी आप बैंक में जाएंगे, जो किसान जो बैंक में जाता है उससे पूछे अगर आप, तमाम बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, बंद कर दिए हैं। उसका फॉर्म भी नहीं मिलेगा वहां। किसान क्रेडिट कार्ड एक और ट्रैप है कि जो किसान पहले से कर्जों में डूबा हुआ है, उसके लिए आप और कर्जा उसको कह रहे हो कि ले लो। तो कोई नई दिशा नहीं दिखाई दे रही। और एक आंकड़ा केवल मैं दे दूं केवल, कि इस जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो सरकार का खजाना है, वो कौन भर रहा है? सरकार का खजाना गरीब आदमी भर रहा है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स भर रहे हैं। कॉर्पोरेट नहीं भर रहा है। कॉर्पोरेट का जो है तीसरे नंबर पे, मैं एक फिगर भी दे सकता हूं आपको, कि मान लीजिए कि 2025 का जो रिवाइज एस्टिमेट है इस बजट का,
तो उसमें जो जीएसटी है, जो गरीब आदमी भी दे रहा है, वो 10,61,000 करोड़ रुपए है, और कॉर्पोरेट टैक्स 9,80,000 करोड़ है, यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा जो है जीएसटी है। और अगर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिला दें तो आधा भी नहीं दे रहा है कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो कॉर्पोरेट है उसको मिल सब कुछ रहा है, और सरकार की फंडिंग कौन कर रहा है? गरीब आदमी। हवाई अड्डे गरीब आदमी के पैसे से बन रहे हैं। जा किसके पास है? अडानी जी के पास। ये प्रायोरिटी है सरकार की। इसको मुझे लग रहा था कि बदलेंगे शायद, तो वो बदलता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब जिसको कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट, तो वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं दिखाई देता। जैसे मान लीजिए ट्रंप की तमाम नीतियों की हम लोग कोई एक व्यू हो सकता है, आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन एक बदलाव दिखाई दे रहा है जी। जब ट्रंप दूसरी बार आए तो अमेरिका में। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। ये आर्थिक नीतियां तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की है, जिसका कंटिन्यूएशन है। किसी एक स्कीम में आप बढ़ा दोगे, घटा दोगे। बिहार की बात बहुत हो रही, बिहार में नीतीश कुमार हर पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। मिला उनको मखाना बोर्ड। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हेडलाइंस में आ रही हैं, सब चीजें में आ रही, लेकिन मुझे कोई ऐसी नई दिशा नहीं दिखाई दे रही है जो भारत के इकोनॉमी को, भारत के जो युवा है उसको, और भारत की इंजीनियरिंग को, भारत की साइंस को, रिसर्च को एक बड़ा जंप देने जा रही हो। कि जब चीन जो है वो डीप सीक नाम का एक AI ले आया तो आप घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाया, और वो उस एनवायरनमेंट बनाने की तरफ दिशा भी नहीं दिख रही है जी। कि जो नई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया होगी, जो फिनटेक होगा, उसमें भारत का योगदान क्या होगा, भारत वहां पे कहाँ होगा, उस तरफ दिशा नहीं दिखाई दे रही है। अभी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे पैसे वालों की लिस्ट आई, उसमें से 10 में से 9 सबसे पैसे वाले जो कंपनियां बड़ी, जिनकी टोटल वर्थ जो है वो दुनिया की GDP का 10% है, वो सब टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। अभी राहुल गांधी एम्स गए थे, आपने देखा कि मरीजों की हालत क्या है। इस बजट में आपको दिखाई दे रहा है कि हेल्थ सेक्टर को किस तरह से हैंडल किया गया है। जो पर पेशेंट पर 1000% जो डॉक्टर की संख्या है, भारत में बहुत पीछे है उसमें WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक बड़ी दिशा, एक बड़ा पुश पॉलिसी के लेवल पे चाहिए था, वो पॉलिसी के लेवल पे बड़ा पुश नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, पॉलिसी लेवल पे बड़ा पुश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत से ही देखिए। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। जिस लिबास में थी, साड़ी पहनी हुई निर्मला सीतारमण जी, जो साड़ी पहनी है वो मधुबनी आर्ट वाली साड़ी है। वहाँ से बिहार की झलक है, मधुबनी आर्ट और मिथिलांचल। उसके बाद फिर मखाना बोर्ड, फिर कोसी परियोजना, बहुत सारी चीज़ें बिहार को बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के। चुनाव है वो साफ समझ में आता है, लेकिन क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी को वो डर अब बैठा हुआ नजर आता है क्या? जरा आपसे समझना चाहता हूं, इस बजट में क्या सिर्फ ये मान लिया जाए कि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार को लेकर इतना सजग रहे, इस बजट में सरकार रही सजग, नरेंद्र मोदी रहे होंगे, या कुछ और है? क्या इसके आगे कुछ दिखाई देता है? 240 सीटों वाली सरकार भाजपा, वो डर है या कुछ और है? क्या है? देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ राजीव जी बजट से, वो ये कि मैं मानता हूँ कि ये इंटरिम बजट है। इसमें कई चीजें छुपाई गई हैं, या ज्यादा छुपाया गया है और कम खोला गया है। इसका जो मूल उद्देश्य है बजट का, वो दिल्ली के चुनाव है और बिहार का चुनाव है। जो एक मुद्दा है
जो बताया इन्होंने शकील साहब ने ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम इनकम टैक्स की, वो पहले से है और उसमें ऑप्शन था कि आप नई चुन लें या पुरानी चुन लें। तो जो कहा जा रहा है, जो शकील साहब ने कहा है कि वो पुरानी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें जो जितनी छूट मिलती थी LIC के इन्वेस्टमेंट की या और तमाम चीजों की, वो खत्म हो जाएगी। तो उस लिहाज से जो 12 लाख का किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा हूं, मैं एक बड़े मुद्दे में ये जा रहा हूं, दो चीजों में जा रहा हूं कि बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव तात्कालिक जरूरतें हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि जो घाटा है सीटों का लोकसभा में वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव का जो उद्देश्य है बिहार के चुनाव का, वो पूरी तरह से JDU को खत्म करने का है, जो मैं देखता हूं, और बीजेपी को अपने दम पर पूरी की पूरी हुकूमत वहां कायम करने की एक कोशिश मैं इसमें देखता हूं। जितनी चीजें कही गई, चाहे पटना का हवाई अड्डे का हो मामला या IIT का हो या मखाना बोर्ड का हो, जैसा कि मनोज झा ने कहा कि मखाना बोर्ड तो पहले से था, या और भी चीजें हैं, कोसी का मामला जो आप कह रहे हैं, या 5-6 चीजें जो वहां बताई गई, उस सबका उद्देश्य या पिछले बजट में जो पैसा घोषित किया गया 60,000 करोड़ का, जिसका उपयोग नहीं हुआ है बिहार में अभी तक, इस सबको मिला लें, अगर हम इस घोषणा को पिछले बजट को भी मिला लें, पूरा जोर यह है कि किसी भी तरह से बीजेपी की हुकूमत को बिहार में कायम रखना है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है जो इस बजट में नजर आता है। पूरा का पूरा आप देखेंगे कितनी बार उन्होंने बिहार का नाम लिया, किस तरह से हल्ला मचा, तमाम चीजें। दूसरी चीज दिल्ली की है। दिल्ली में कोई 1.5 करोड़ मतदाता हैं और 1.5 करोड़ मतदाताओं में 50-40 लाख के करीब इनकम टैक्स पेयर्स हैं। 40 लाख इनकम टैक्स पेयर्स का मतलब होता है राजीव जी कि अगर पति इनकम टैक्स दे रहा है तो पत्नी को भी फैमिली में जोड़ लें, वोटर की तरह, या माता पिता को भी जोड़ लें, तो ये जो चंक बनता है ये कोई 70-80 करोड़ लोगों का, 70-80 लाख लोगों का बनता है, या 1 करोड़ तक का बनता है। 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें अगर दिल्ली जैसे महानगर में जब लोगों को ये बताया जाए कि आपकी पूरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने की टैक्स फ्री हो गई है, और इस सरकार ने की है, और केजरीवाल केवल 10 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट मांग रहे थे, हमने 12 लाख कर दिया है, तो आप पाएंगे कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से वो बीजेपी पैदा करना चाहती है दिल्ली के चुनाव में। क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है पूरी तरह से। दिल्ली में अगर हार हो जाती है, केजरीवाल फिर से आ जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी की हार हो गई। 7 सांसद बीजेपी के दिल्ली में बीजेपी के हैं, 7 सांसद, और 2 बार से लगातार केजरीवाल जीत रहे हैं मोदी जी की नाक के नीचे। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली को लेकर पूरी की पूरी हुकूमत वहां किस तरह से लग गई है। तो ये बजट भी, इस बजट को भी आपको दिल्ली की नजरों से थोड़ा देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैंने इंटरिम बजट इसलिए कहा राजीव जी कि अभी बहुत सारी घटनाएं इकोनॉमी में ऐसी होने वाली हैं जो पूरा का पूरा डिसरप्शन करने वाली हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट करने वाली है। जैसे आप पाएंगे कि इस इलेक्शन में कारपोरेट टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया,
डिविडेंड टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और शेयर मार्केट पूरी तरह से हिला हुआ है। उसका जो बुनियादी कारण है वो अमेरिका की है, उसके कारण पूरा का पूरा। और अब जो देख रहा है शेयर मार्केट जिस तरफ, वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कितनी टैरिफ लगाते हैं या लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी आज जो घोषणा आई है, उन्होंने मेक्सिको पर और चाइना पर और कनाडा वगैरह पर तो टैरिफ काफी घोषित कर दिया। मेक्सिको पर 25% किया है उन्होंने, सबसे ज्यादा, पर चाइना पर 10% किया है, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका। इंडिया जो है उसको जो ट्रंप है वो धमकाना चाहते हैं। आपने अगर बजट में नोटिस किया हो तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोल दिया है, जो मैं सुन पाया। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएगा और विदेशी कंपनियां आपके पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर कब्जा कर लेगी, और ये अमेरिकन होगा। आप ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, वो आप देख रहे हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और तमाम जो ड्रग्स हैं जिनको इन्होंने टैक्स में छूट दी है, पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया है, बेसिक ड्यूटी से एग्जम्पशन दे दिया है। हमको इस बजट में काफी कुछ छुपा लिया गया है जो हमको पता नहीं है, नागरिकों से सब कुछ छुपा लिया गया है। और जैसे किसी ने पूछा नहीं कि मनरेगा में कोई इंक्रीज नहीं किया गया। एक आप देखिए कि आपने ये नहीं बताया कि जब आपने ये मुफ्त के अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा बताया था, वो किस सन के आधार पर बताया गया था, मतलब, और उसके बाद से पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो गई है और पॉवर्टी लेवल कितना बढ़ गया है, तो क्या नए 10 करोड़ लोग आपने क्यों नहीं जोड़े? तो ये इसमें जो लोग हमारे यहाँ पूछते नहीं है और पूछना भी नहीं चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी ने बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कि एक बेसिक मुद्दा है कि आपके यहाँ 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, और उसमें से टैक्स देने वाले तो बहुत ही कम है। कई लोग नो इनकम बताते हैं, जीरो इनकम बताते हैं। जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं वो तो 4 करोड़ 5 करोड़ होंगे। तो प्रियंका गांधी पूछ रही है, और निर्मला रामन ने भी अपने ओपनिंग स्पीच में ये कहा था कि आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है या करना चाहती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये जो 7 करोड़ लोग हैं और पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो आप तो 7 करोड़ को 10 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते हैं, 15 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते हैं टैक्स पेयर्स को। तो आप ये पैसा जो देना नई स्कीम्स में दे नहीं रहे। अगर आप इस बजट को देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि नई फैक्ट्रीज या नए प्रतिष्ठान या नए निर्माण, सारा का सारा जो आपका खर्चा है वो रेवेन्यू में जा रहा है, और रेवेन्यू में भी आप मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं और तमाम चीजें हैं उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बजट जो है पूरा राजीव जी एक छुपाया गया है इसमें, और इसमें से एक हिंट ये मिलता है कि ये जो हुकूमत है ये जो पूरी की पूरी टैक्स रिजीम को, इकोनॉमी को डायरेक्ट टैक्सेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ले जा रही है कि आपको इनडायरेक्टली इतना टैक्स कर दिया जाए कि डायरेक्ट टैक्सेशन में तो आपको लगे कि भाई जो गरीब लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं उनको बहुत रिलीफ दे रहे हैं, जो कि रिलीफ है नहीं एक्चुअल में, पर आपको इनडायरेक्टली आपको अलग अलग तरीकों से इतना लूटा जाए कि सरकार के पास पैसा भरपूर रहे। अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें गजब की कमी आ गई है। मतलब ये जो अभी
हम जहां बैठे हैं वहां या शेयर मार्केट में इतना ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, कैपिटलाइजेशन मार्केट इतना कम हो गया है, तो ये तमाम चीजें निर्मला सीतारमन ने क्या कहा किया, बड़ा जैसे हम लोग करते हैं ना, आप लोग करते हैं, या सबसे बड़ी खबर को चैनल में आखिर में ब्रेक करते हैं, मतलब जिससे कि वो आखिर की खबर का सेंसेशन बना रहे। तो वो जब डायरेक्ट टैक्सेशन पर आई तब उन्होंने ये कहा कि इनकम टैक्स के बारे में सबसे आखिर में कहेंगे, अगर आपने गौर किया हो। जी जी। जैसे वो सबसे बड़े शायर को मुशायरे में सबसे आखिर में बुलाते हैं और वो मुशायरा लूटता है, तो वैसे ही ये हुआ ये कि उनको पता था कि ये जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया है और यूट्यूब चैनल्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पूरे के पूरे इस पर जंप करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी छूट दी है इनकम टैक्स में। अब आप बताइए कि किन को छूट दी है? 140 करोड़ के देश में 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, उनको छूट दी है, जिसमें केवल जो टैक्स देते हैं वो 4-5 करोड़ हैं, वही इनकम बताते हैं। तो बाकी लोग अब बताने लगेंगे कि भाई हमारी जो इनकम है वो 12,75,000 हो गई है, ये हो गई है। तो आप टैक्स के दायरे में अगर लोगों को ला रहे हो, उनकी कैपेबिलिटी। आखिरी पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बाजार में आएगा, लोगों को जो दे रहे हैं ये नौकरी पेशा लोगों को जो छूट का, उसका उद्देश्य राजीव जी ये है कि लोग खर्चा करें मार्केट में। मतलब अगर आपकी नई टैक्स रिजीम से आपकी मंथली इनकम में, मंथली सेविंग में 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए बच रहे हैं, तो आप वो मार्केट में खर्च करें। मतलब अगर 7 करोड़ लोग हर महीने 40 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मार्केट में परचेस में डाल रहे हैं, खरीदने में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनका मानना है कि इससे बूस्ट मिलेगा। और अमेरिका जैसे देश को जो देख रहा है कि आपका मिडिल क्लास, उसकी परचेसिंग पावर क्या है, ये उन लोगों को एक मौका देने की कोशिश है। गरीब आदमी के लिए या देश की तरक्की के लिए मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कोई रिवोल्यूशनरी काम किया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहराई से आप उन तमाम मसलों को यहाँ रख रहे हैं गर साहब, जिससे ये समझ में आए कि इस बजट के पीछे आखिर चल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार और उस सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट, लेकिन क्या ये बजट जो है पूर्णकालिक है या इसके पीछे की बात कुछ और है, जैसा बता रहे थे श्रवण गर साहब। और सबसे बड़ी चीज़ कि 2 राज्यों के चुनाव, जिसमें सबसे सामने बिल्कुल आज 1 तारीख है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है दिल्ली में, और उसके बाद इस साल के आखिर में चुनाव है बिहार में। क्या नज़रें सिर्फ दिल्ली और बिहार पर हैं, उसमें भी बिहार पर ज़्यादा? और मिडिल क्लास को साधने की कोशिश में क्या गरीबों को और गरीब बना रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। अमलेंदु जी, एक ओपनिंग कमेंट आपसे भी इस बजट को लेकर। सुबह से आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा? इसमें बड़े खतरनाक संकेत भी छुपे हुए हैं और खतरनाक बात यह है कि सरकार डरी हुई है और ये डर जो है सरकार का वो सामने आ रहा है। तो इससे ज्यादा और खतरनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती कि डरी हुई सरकार हो और सरकार का डर जो है वो दुनिया के सामने आ जाए और उसके बाद गृह मंत्री उस डर पे जो है वो मोहर लगा दे ट्वीट करके कि बिहार के लिए क्या क्या मोदी सरकार ने दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार का काफी देर तक जब कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं आया, तो अमित शाह को खुद ट्वीट करना पड़ा कि बिहार के लिए हमने ये दे दिया है। हालांकि संजय झा की प्रतिक्रिया आ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया नहीं आई थी बहुत देर तक। और अभी 2 घंटे पहले जाकर उनका जो एक छोटा सा ट्वीट नीतीश कुमार का आया है। उससे पहले नीतीश कुमार एकदम खामोश थे। प्रयागराज में जो है भगदड़ हुई, उसमें बिहार के कितने लोग की जान गई, उस पर उनका ट्वीट आया बजट पेश होने के बाद। लेकिन बजट पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो अमित शाह को खुद जो था वो मैदान में उतरना पड़ा और मोर्चा खुद संभालना पड़ा।
तो आप ये समझ सकते हैं राजीव जी कि कितना डर इस सरकार के ऊपर दिखाई पड़ा नीतीश कुमार का। और हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार बजट के बाद जो है कोई फैसला ले सकते हैं, तो ये बजट में राजीव जी वो डर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या कर सकते थे, या ये आशंकाएं नहीं होंगी कि नीतीश कुमार बजट में बहाना ढूंढेंगे। तो ये एक तरीके से कोशिश की गई कि नीतीश कुमार जो है वो खामोश रहे और गड़बड़ कोई ना करने पाए, तो पूरा इसका ध्यान रखा गया। दूसरा राजीव जी एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का भी डंडा जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। दो चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इस पर जबरदस्त तरीके से असर दिखाई पड़ा है और मोदी जी जो है वो बहुत घबराए हुए लगते हैं। विश्वगुरु जो है वो उनकी सारी पोल पट्टी एकदम से खुल जाती है। गर्ग साहब ने जैसे बताया कि FDI जो है वो 100% कर दी गई बीमा के क्षेत्र में, वो है राजीव जी वो 2021 में ही 49% से बढ़ाकर 74% की गई थी और निर्मला सीतारमण ने ही उसके लिए जो था बिल में संशोधन पेश किया था, वो पास हुआ था 2021 में। और बीमा क्षेत्र के तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो इसका लगातार विरोध करते रहे कि बीमा क्षेत्र में 50% से ज्यादा FDI नहीं होनी चाहिए, तो 74% की गई थी, उस समय भी विरोध हुआ था और अब तो उठाकर 100% कर दी गई, यानी कि सीधा सीधा अब अमेरिका पूरा एक तरीके से इस बाजार पर हावी हो जाएगा। दूसरा राजीव जो परमाणु संबंध में जो अधिनियम है उसको बदलने का वायदा किया है निर्मला सीतारमण ने बजट में कि इसको हम बदल लेंगे, और ये वो अधिनियम है जो अमेरिका और जो परमाणु संपन्न शक्तियां हैं वो तब चाहती थी इसको बदलवाना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और परमाणु करार लागू हो रहा था, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो शर्तें नहीं मानी थी। उन शर्तों को मानने का वायदा जो है वो निर्मला सीतारमण ने एक तरीके से बजट में कर दिया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि भारत की पूरी संप्रभुता जो है वो अमेरिका और विदेशी ताकतों के हाथों में रखी जा रही है। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी कल कह रहे थे कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है राजीव जी, ये तो पूरा आग का गोला है, परमाणु बम है विदेश का, चिंगारी की आवश्यकता ही नहीं है। जो निर्मला सीतारमण ने कहा है तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं उसके बाद से उसका क्या घटना घटित होती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो कल ही आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है तो इसका मतलब विदेश से कोई बहुत बड़ा तोपखाना जो है वो आ गया है और मोदी जी के ऊपर गिरने वाला है, ये साफ तौर पर समझ में आया। तो ये राजीव जी आज देखने को मिला। और जिस तरीके से अब हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि भाई जैसे जयराम रमेश ने कहा कि भाई ठीक है बिहार में चुनाव है तो आपने बिहार 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 किया, लेकिन भाई आपकी दूसरी बैसाखी थी चंद्रबाबू नायडू, उनको क्यों नहीं आपने इसमें कुछ किया, जिक्र क्यों नहीं आया इसका? तो आंध्र प्रदेश को तो राजीव जी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं तो सुलटा लिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा खतरा था क्योंकि चुनाव भी है और नीतीश कुमार जो है वो हर विधानसभा चुनाव से पहले लगभग पलटी मारते हैं, तो एक खतरा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अभी भी शायद खतरा वो बना रहेगा, लेकिन उसको एक तरीके से कहा जाए वो बैलेंस करने की कोशिश की गई है और नरेंद्र अमित शाह जो है वो खुद मैदान में उतरे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें राजीव जी इस बजट की खास तौर से रही है और जब देश की राजनीति की तरफ जो है ये इशारा कर रही है कि डरी हुई सरकार जो है वो बजट के मसले पर भी डरी हुई दिखाई पड़ रही है, और जो 56 इंच की छाती और एक अकेले सब पे भारी थे वो एक नीतीश कुमार के सामने जो किस तरीके से बौने नजर आ। जी बिल्कुल, कुछ पहले जब बजट आता था तो बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जिस पर हम लोग बहुत गौर फरमाते थे, जिसमें एक रेल बजट तो पहले से अलग से आता था तो रेल पे हम लोगों का फोकस रहता था। कृषि बजट पहले वो भी अलग होता था, बाद में उसको मिलाया गया, लेकिन कृषि बजट की भी बात होती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सारी बातें। लेकिन अब इन सबको घाल मेल करके और जिस ढंग से जिन चीज़ों को दिखाने की कोशिश हुई है इस बजट में वो साफ सामने है। लेकिन 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप भी रख रहे हैं, आपसे पहले श्रवण गर्ग साहब ने बहुत विस्तार से बताया, और उसमें एक बीमा क्षेत्र मुझे याद आ रहा है कि आयुष्मान भारत उसको उसमें भी और ऐसे बहुत और अलग अलग जो बीमा को लेकर यानी इंश्योरेंस को लेकर जो बातें होती हैं, जो खोले गए हैं रास्ते, उस रास्ते से अब विदेशी कंपनियों को 100% पैसा लगाना और बिजनेस करना आसान होगा। और न्यूक्लियर डील तो अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह ने किया था और उसके बाद से न्यूक्लियर डील को लेकर अब अमेरिका और ऐसे भी नरेंद्र मोदी जिनकी तैयारियां चल रही हैं दोनों तरफ से कि फरवरी में चले जाएं, अगर अमेरिका जाते हैं तो कुछ गिफ्ट तो लेके जाएंगे। क्या गिफ्ट लेके जाएंगे तो ये बताएंगे ज़रूर कि बजट में ये हमने किया है प्रावधान। अब चलिए, खैर टैरिफ मत लगाइए प्लीज़, हाथ जोड़ेंगे ज़रूर। शकील जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं मैं कि क्या माहौल था, ज़रा आपसे, बाकी विश्लेषण तो हम लोग कर रहे हैं, आपने कुछ बताया और ये भी बताया कि जो विपक्ष है वो पहले वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया, उसमें 2 मामला था। एक था कि
वही पिछले सदन सत्र से जो आया था, यानी अमित शाह ने जो बाबा साहब अंबेडकर पे जो टिप्पणी की थी उसको लेकर अभी भी माफी और उसकी मांग है। दूसरा, महाकुंभ में आखिर ये तो बताइए कि मौत का आंकड़ा क्या है। और एक नहीं बल्कि तीन तीन भगदड़ की बात हो रही है। पहले पुलिस नहीं मानती है, बाद में पुलिस मान जाती है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े वहां मौत के छुपाए जा रहे हैं, यहां आंकड़े अर्थ के यानी आर्थिक आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है, इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी? शकील जी। मौत के आंकड़े क्या हैं, लापता कितने हैं, इन सवालों के जवाब तो मिले नहीं आज। लेकिन आज ये खबर आ गई कुंभ से कि जो इन्होंने कहा था कि सारे वीवीआईपी पास हमने कैंसिल कर दिए हैं, वो वीवीआई पास कैंसिल नहीं हुए और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैंड बाजों के साथ में स्नान करने के लिए पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी जी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। भगवा वस्त्र पहन के उपराष्ट्रपति जी वहां पहुंच गए। इतनी बड़ी घटना के बाद आमतौर पे माना जा रहा था कि अब कम से कम वीवीआईपी स्नान नहीं होंगे। वहां पे स्नान करने पे कभी किसी कुंभ में किसी पाबंदी नहीं होती है। हर मुख्यमंत्री या जो मेले को देखने वाले होते हैं, कुंभ को देखने वाले होते हैं, कलेक्टर, वो कहते हैं आप आइए, आराम से अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आइए, डुबकी लगाइए और बिना कैमरे के, बिना तामझाम के शांतिपूर्वक चले जाइए। हम अपनी फोर्स जो है आपके लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें आम जनता की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करना है ताकि आम जनता के साथ कोई दुर्घटना न हो। वही गलती पहले हुई थी। अमित शाह जी गए थे, ढेरों वीवीआईपी गए थे, फिल्म जगत के, दूसरे कारपोरेट के, और अब आज जगदीप धनखड़ जी पहुंच गए। तो आप जो ये कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े, गायब होने वाले आंकड़े, उनसे आगे बात बढ़ चुकी है और ये सरकार ऐसा लगता नहीं है कि कुछ सीखने को, समझने को तैयार है। इसीलिए आज जैसे ही सदन शुरू हुआ, सबसे पहले ये मांग विपक्ष ने की, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कि 2 लाइन का एक शोक प्रस्ताव जो है सदन पास कर दे कि जो मृत हुए हैं, जिनकी संख्या बताती जाए हमको, उनके लिए हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना है और सरकार को उनके परिवारों को ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। घायल कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो सदन का जो हाल था और सदन के बाहर का हमने बताया आपको कि 11 बजे शुरू होना था। उससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सारे सदस्य सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, अंबेडकर के चित्र लिए हुए। और वही उनकी मांग थी पिछले जो सत्र से कि अमित शाह जी माफी मांगे, अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उसके लिए सदन में चर्चा हो, लेकिन वो बात भी नहीं मानी गई। आज देखिए, जो चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बजे करी है, उसके बाद वित्त मंत्री रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास नए विचार, आइडिया कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही थी। और अपने दायरे के बाहर इसमें निकलने की क्षमता नहीं है। जिस सोच में ये घिरी हुई है, 10-11 साल से जिस दायरे में रह रही है, उसी दायरे में रहना चाहती है। इसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस दायरे के बाहर आके कुछ नया कर सके। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1991 में हमने नए आर्थिक सुधार किए थे, हमने मतलब कांग्रेस ने, और 2004 में फिर किए हमने, उन्हें और आगे बढ़ाया, स्टेज 2 पे ले आए। आज उसकी जरूरत थी, मगर वो करने के बदले मोदी सरकार ने यहां की ईंट वहां और वहां की ईंट यहां रख दी। देखिए, ये जो 12 लाख के टैक्स छूट का मामला है, बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है। और ये भी हमने बताया कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो आप पूछ रहे थे कि वहां लोग क्या कर रहे थे, वहां अधिकांश जो सांसद थे विपक्ष के, वो यही बता रहे थे कि भाई 12 लाख तो ठीक है, मगर आज की स्थिति में दिल्ली या दूसरे महानगरों में ये जो नौकरी दे रहे हैं मल्टीपर्पज वर्कर की, वो 10-12 से लेके 15,000 रुपए तक की है। 12 लाख रुपए की छूट का मतलब है 1 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी। आज की तारीख में वो कितने लोगों को मिल रही है? वो मनमोहन सिंह के टाइम में मिलती थी। आज के टाइम में सैलरी जो है इन्होंने 2 लाख रुपए पर एनम पे लाके खड़ी कर दी है।
वेतन स्थिर हैं। ये सब मानते हैं, बीजेपी भी मानती है, सरकार भी मानती है कि वेतन आज की तारीख में स्थिर हो चुके हैं, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है। और जो छोटे शहर है, दिल्ली बंबई की आप बात छोड़ दीजिए, बेंगलोर की बात छोड़ दीजिए, देश में अधिकांश जो है 2 टियर के जो शहर कहलाते हैं, वहां तो 8 से 12 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है लोगों को। दूसरी बात, ये जो 12 लाख की बात है, तो मिडिल क्लास है कितना? करीब करीब बताया जाता है कि 30% मैक्सिमम माना जाता है, लेकिन 70% तो गरीब है। उस गरीब के लिए इस बजट में क्या है? कुछ नहीं है। तो मोदी जी जो है वो सब कुछ जो गिमिक्स करते रहे 11 साल तक, वही गिमिक्स अभी कर रहे हैं। शाब्दिक चमत्कार, बातों के जरिए लोगों को उलझाने की कोशिश, लेकिन वास्तविक रूप से लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिला है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज न केवल कांग्रेस ने बल्कि दूसरे विपक्षी दलों ने इस पे काफी खुल के अपनी बात कही है, और सबने ये बात कही है कि 1 या 2 दिन में ये टीवी वालों का भी बुखार उतर जाएगा और लोगों की समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एक मुद्दे पे पूरा खेल खेल रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट पूरा खेल खेल रहे हैं, 12 लाख तक की टैक्स की छूट। लेकिन ये भी सही नहीं है, जो आपकी बचत है उसको ये खाना चाह रहे हैं। अभी तक जो नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा मिडिल क्लास बच गया, तो इसलिए बच गया था कि उसके पास घरेलू बचत थी कुछ। वो बचत कैसे होती थी? डिडक्शन से जी, ओल्ड टैक्स रिजीम से, कि जहां पे आपको तमाम स्कीमों में आप कुछ पैसा लगा देते थे और वो आपका पैसा बचता चला जाता था। वो बचत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, एक पैसा भी नहीं बचेगा। जितना पैसा है, इसको बड़े गर्व से बता रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं होती है कि इन हैंड आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी ना। इसको कभी अच्छा नहीं माना गया। माना जाता था कि आपके ईपीएफ में, पीपीएफ में कितना पैसा जमा होता चला जा रहा है, सेविंग में आपका कितना पैसा जमा होता चला जा रहा है। तो आज की स्थिति बहुत खराब है, और मोदी जी हों, चाहे बीजेपी में और दूसरे लोग हों, उनकी तालियां आप देख सकते हैं कि कितने जोर जोर से ताली बजा रहे थे वो सारे के सारे सांसद। वो ज्यादा जोर से ताली जब भी बजाई जाती है जब आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और वास्तव में आपके पास कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री और बड़े नेता बहुत हल्की थपथपाहट के साथ टेबल थपथपाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इसीलिए है कि सिर्फ शब्द ही शब्द हैं, बातें ही बातें हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। झुनझुना है, बजाने वाला झुनझुना, जो बच्चों के सामने बजाकर उसे रोने से की जगह हंसाया जाता है, खिलाया जाता है। क्या यही हो रहा है? और ये तालियां वही हैं क्या? समझेंगे। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, ज़रा थोड़ा और भी आपसे चाहता हूं, इसी बजट से और बजट के आगे सियासत, कैसी सियासत आप देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि नरेंद्र मोदी को अब बाहर भी जाना है, अभी 11 या 12 तारीख को या 10 तारीख को फ्रांस जाना है, AI सबमिट है वहाँ पे, उसमें बैठना है, और कोशिश यही है कि वहाँ से फिर वो अमेरिका चले जाएं। कैसे देखते हैं? उससे पहले रिजल्ट आना, उससे पहले रिजल्ट आना है दिल्ली का। अभी तो उनको कुंभ में आना था, लेकिन बेचारे बगैर डुबकी के जा रहे हैं, और दिल्ली पर पूरा उनका जोर है। विदेश यात्राओं के मामले में तो उन्होंने नेहरू जी और सबको पीछे छोड़ दिया है, वही उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब अमेरिका वो जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि उनके भक्तों को बड़ा दुख है। साहब ट्रंप साहब ने बुलाया नहीं था उनको शपथ ग्रहण समारोह में, तो अब अमेरिका में ढोल बजाना जरूरी है। लेकिन तो कैसे विश्वगुरु रहेगा वो, बिना उसके नहीं संभव है। अब मोदी जी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च होता है और क्या हासिल होता है इस देश को, इस पर भी अलग से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सवाल खैर आते ही नहीं है। जब कुंभ में मरने वालों पर शोक प्रस्ताव नहीं आता है तो ये सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत अलग हैं। किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आज भी एक किसान की शहादत हुई है, लेकिन ऐसे सवाल इस देश में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट के भीतर इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। सत्ता जिस तरह से
असंवेदनशील है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ब्रांडिंग, वो फ्रांस जाएंगे उसमें भी ब्रांडिंग होगी, अमेरिका जाएंगे उसमें भी ब्रांडिंग होगी, लेकिन ब्रांडिंग का खेल कब तक चलता है? और अगर नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी जीत रही होती तो 240 पर नहीं रुकती। वो मंसूबा जो पूरा होना था उनका संविधान को खत्म करने का, वो लोगों ने उनका मंसूबा ही खत्म कर दिया। वो बात अलग है कि उसी खीज में अमित शाह बोल रहे हैं कि ये क्या अंबेडकर बोलते रहते हैं जी। अब उनको सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं ये मुद्दा, और अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये उनका दिखता है कमिटमेंट। तो मोदी जी भले ही वो सियासत करें, लेकिन दिल्ली में भी वो जो कर रहे हैं या बिहार में जो करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने भी जो आरोप लगाए थे कि वोट किस तरह से काटे जा रहे हैं, वोट फर्जी बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी तो आप देखिएगा कि चुनाव किस दिन है और उस दिन क्या घटनाएं होती हैं। जहां दंगा हुआ था वहां का कैसे इस्तेमाल होता है। और अभी तो अमित शाह ने आज बयान दिया ही है, मोदी जी हालांकि भाषा उनकी बहुत अच्छी है, हिंदी उनको बहुत अच्छी से आती है। आज तो शीश महल के शीशे तोड़ने की बात हुई है। तो इसी तरह के बयान होते हैं जिनमें नफरत हो, लेकिन दिल्ली की जनता बाकी और जगह की अपेक्षा ज्यादा जागरूक और सजग है जी। वो क्या करेगी देखना ही है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बीजेपी इस समय वहां पर जातिगत समीकरण बहुत तेजी से साध रही है। जो मेरी जानकारी है उसमें आशीष पटेल से लेकर के मुकेश सहनी, निषाद, कश्यप, इन तमाम जातियों के नेताओं को लगाया गया है और इनके जरिए पूर्वांचल के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको साधने की लगातार कोशिश हो रही है। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश बराबर हो रही है इस राजनीति की। तो मोदी जी को मालूम है कि अब उनके चेहरे पर नहीं हो रहा है, अब उनके ब्रांड से चुनाव नहीं जीते जा रहे हैं, लेकिन वो ढोल तो बजना चाहिए, वरना लोग अगर मोदी जी को भी अस्वीकार कर देंगे इस मामले में उनके भक्त मंडली, तो फिर क्या होगा? उनके भक्तों को भी तो बना करके रखना है, उनके मन को किसी तरीके से खुश रखना है। तो वो फ्रांस जाएंगे तब भी वही होगा और अमेरिका जाएंगे तब भी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि चोट लगी यानी गोली के घाव को बैंडेड से आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मरहम पट्टी की जगह, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ यहाँ जो इशारा कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जिस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। श्रवण गर्ग साहब उस पर और भी विस्तार से बोल चुके हैं। कैसे देखा जाए, और बजट की चर्चा आज हम कर रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने क्या, एक दूरदर्शिता इसमें, क्योंकि इसलिए मैं इस बात को लेके आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, ये हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। सिर्फ बिहार और दिल्ली जो है वही है या कुछ और है यहाँ पे? देखिए राजीव जी, जो माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कि बजट घाटा कितना है, अनकवर्ड डेफिसिट कितना है, ये सब अपनी जगह है, वो चीज़ें आगे पीछे ठीक भी होती रहती हैं जी। लेकिन जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था, दो बड़े चैलेंजेस क्या हैं कि आप बॉटम अप पिरामिड को किस तरीके से ऊपर ला रहे हो, यानी जो अमीरी गरीबी में जो अंतर है भारत में, उसको कितना कम कर रहे हो। जो बात गर्ग साहब भी कह रहे थे कि आप जो 80 करोड़ रुपए, जिनको 80 करोड़ लोगों को जिनको आप दे रहे हो, उनकी संख्या कहाँ घट रही है कि बढ़ रही है। मनरेगा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इस गैप को कम करता है, और उसी मनरेगा का एक फैक्टर था जब हम 2008 के ग्लोबल मंदी से उबर पाए थे, एक फैक्टर मनरेगा भी था।
कि नीचे हमारी डिमांड थी 80,000 करोड़ उसमें जाता था, उतना ही है। यानी टेक्निकली आप देखें अगर इन्फ्लेशन को हटा दें तो मनरेगा में आवंटन कम हुआ है। वो इस्तेमाल कितना होता है वो तो अलग बात है। तमाम सारी ऐसी स्कीमें जो वंचित समाज के लिए है, चिदम्बरम ने भी उसको हाईलाइट किया है, वो अनयूज हो गया। रूरल डेवलपमेंट में जो खर्चा पिछले बजट में था 75,000 करोड़ रुपए अनयूज है, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो एफिशिएंसी का सवाल है। लेकिन एक बात कि आप बॉटम पिरामिड को कितना मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी वहां से ऊपर उठनी है। दूसरा कि ग्लोबल इकोनॉमी से आपके लिंकेजेस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का कैरेक्टर बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। चाइना ने उसमें एक बड़ा इंटरवेंशन किया है डीप सीक लाकर। भारत उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और बचाया कैसे, वो बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। आपका डॉलर आपके कब्जे में नहीं आ रहा है, रुपया की कीमत लगातार घट रही है मोदी सरकार के आने के बाद से, और लगातार तो 87 रुपए। उसका सीधा असर आपके खर्चे पे होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका विदेशी मुद्रा जाती जहां पे, वो दो चीजों में जाती है, ऑयल और गोल्ड। जो बाहर से सोना आता है और बाहर से जो तेल आता है, कच्चा तेल आता है, एनर्जी सिक्योरिटी, विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई इनोवेशन, कोई ऐसा आउटर बॉक्स थिंकिंग इस बजट में नहीं दिखाई दी है। कोई नई स्कीम कर देंगे, कोई मखाना बोर्ड बना देंगे, उसमें इतना कर देंगे, वो एक जरूरत है, उसको आप कर देंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स हैं, केवल एक नई पैराडाइम शिफ्ट जो जिसको कहा जाए वो नहीं है। दूसरा कि जो अमरेंदु जी ने कहा, बहुत खतरनाक बात है, जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसमें 2010 में एक लॉ आया था, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल। कल को इस देश में अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटना हो जाए किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में, चेरनोबिल जैसी घटना हो जाए, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? ये सिविल न्यूक्लियर लॉ में, एक्ट में है कि जिसका रिएक्टर होगा उसकी लायबिलिटी बनेगी जी, उसका इंश्योरेंस कवर होगा। उसको अगर डायल्यूट कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल से 15 साल से जो बड़ी बड़ी दुनिया की न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनियां हैं वो इसकी लॉबिंग कर रही थी, लगता है कि वो उनकी लॉबिंग कामयाब हो गई। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप ध्यान दिला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है गर साहब, विद इन एनडीए, अगर एनडीए को, क्योंकि मोदी जी को अपनी सरकार 5 साल तक चलानी है तो एनडीए को मजबूत रखना होगा, आज की तारीख में तो यही दिखाई देता है। उसमें इस बजट में एक बिहार को छोड़ दिया जाए तो कुछ दिखाई देता है क्या कि एनडीए के जो दूसरे साथी हैं उनको भी साधने की कोशिश हुई है? एनडीए के दूसरे साथियों में केवल तेलुगु देशम के ये हैं नायडू साहब हैं, बड़े लोगों में जिनके समर्थन पे ये टिकी हुई है। तो नायडू साहब को काफी कुछ दे चुके हैं ये, और दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। एक जो बड़ी चीज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि नायडू साहब वाईएसआरपी के सांसदों को तोड़ने के लिए ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाईएसआर पार्टी के सांसद, उनके खिलाफ ईडी की तमाम सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है, और वो अपनी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो छोड़ रहे हैं, उनकी जगह तेलुगु देशम की को जगह मिल सकती है। अमरावती के लिए काफी पैसा दे चुके हैं और काफी चीजें दे रहे हैं, और पूरी तरह से आप जो सरकार है वो
जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाता है नायडू साहब। और नायडू साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि उनको दिल्ली की कोई आकांक्षा नहीं है। उनको केवल एक ही चीज है कि वो अपने विरोधी जो है वाईएसआर पार्टी के जो नेता हैं उनको जगन को पूरी तरह से खत्म कर दें। देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक अलग मुद्दे पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल है, पर वो सचेत करना जरूरी है। वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है ऑलरेडी, और उसका संबंध मोदी जी की यात्रा से बहुत जबरदस्त है। जो अमेरिका की यात्रा पर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्या करेंगे, और वो पेरिस क्यों जा रहे हैं, वो ट्रंप से मुलाकात के लिए बेसिकली जा रहे हैं कि एक इनिशियल डायलॉग वो ट्रंप से मुलाकात का हो। संक्षेप में अगर कहना हो तो ट्रंप का इस समय सबसे बड़ा दबाव भारत पर है कि वो ब्रिक्स को तोड़ दे। अगर आप देख रहे हो कि ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप का जो ताजा बयान है कि डॉलर के पैरेलल कोई इकोनॉमी आप या कोई करेंसी नहीं चलाएंगे, और जो ब्रिक्स के देश हैं जो पूरा का पूरा, जिसमें ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये तमाम देश हैं, तो ट्रंप इस समय संकट में है कि नाटो के देश उनसे विद्रोह कर रहे हैं और मोदी जी यहाँ ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं और चीन से जबरदस्त दोस्ती कर रहे हैं। हमारे दर्शक अगर फॉलो कर रहे हो तो हमारे विदेश मंत्री अभी गए थे, बीजिंग गए थे, तो भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं। मानसरोवर खोल दिया गया है, खोल रहे हैं, चीन खोल रहा है। अमेरिका ये पसंद नहीं कर रहा है कि भारत एक नई विदेश नीति अपना रहा है और वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है या डॉलर को चुनौती दे रहा है। हमको आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हम देख सकते हैं। उसमें दो चीजें होंगी, या तो हम अमेरिका के सामने झुक जाएंगे और या हम कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। और ये जो वहां से इमिग्रेंट्स हैं भारत के, उसका बड़ा प्रेशर होने वाला है हमारी इकोनॉमी पर। 7 लाख के करीब हैं इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के वहां पर, 7 lakhs, मोर देन 7 lakhs। हमने केवल 18,000 को कमिट किया वापस लाने के लिए। ये एक जो राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है दर्शकों को। जो मैंने बात कही उसके संदर्भ में मैं उस चीज को लाया। आपने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा ए बैंडेड फॉर बुलेट वुंड, मतलब बुलेट के घाव पर एक बैंडेड लगा के खून को रोकने की कोशिश। एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में सॉल्विंग आवर इकोनॉमिक क्राइसिस डिमांडेड ए पैराडाइम शिफ्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, उसके बीच में जरूरत यह है कि एक जबरदस्त नीतियों में पैराडाइम शिफ्ट हो। बहुत ही गहरा ट्वीट है राहुल गांधी का, जो आम सांसदों के समझ से या गोदी मीडिया के पत्रकारों की समझ से बाहर है। राहुल गांधी ने जड़ पर प्रहार किया है और प्रियंका ने जड़ पर प्रहार किया है। तो ये जो बजट को पूरी तरह राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है कि जरूरत इस समय ग्लोबल लेवल पर जो क्राइसिस आपके सामने आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, और आप निपट नहीं पा रहे हैं या आप टाल रहे हैं उसको इस बजट में। आपने देखा कि
ग्लोबल अनसर्टेनिटी के को लेकर कहीं एड्रेस ही नहीं है, पूरी तरह से खा गए हैं आप उसको। शेयर बाजार में बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि शेयर मार्केट में जो करेक्शन होगा या हो रहा है वो बहुत जबरदस्त करेक्शन हो रहा है, आगे भी और होगा। लोगों के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं आपके यहाँ और वही टैक्स पेयर्स भी हैं, उनकी पूरी की पूरी पूंजी जो है डूबने वाली है। तो ये बजट, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कई चीजों को खा गया, पूरी तरह से चबा गया। और जो मैंने एक उदाहरण दिया कि मुशायरे के में सबसे आखिर में प्रसिद्ध शायर को बुलाते हैं और उसका जो प्रसिद्ध शेर है उससे कहलवाते हैं जी। तो ये इन्होंने आखिर में आके वही किया जो इनकम टैक्स के स्लेब का शेर पढ़ा, और आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने इनकम टैक्स की बात कही, अगर आप अपने दर्शकों को विजुअल बताएं तो संसद में किस तरह से तालियां बजी, मोदी 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 के नारे लगे, मेजें थपथपाई गई, और सबसे ज्यादा जोर से अगर कोई मेजें थपथपा रहा था तो वो मोदी जी थपथपा रहे थे। वो सीधे हाथ से नहीं थपथपा रहे थे, उल्टे हाथ से थपथपा रहे थे जी। तो इसलिए ये जो बजट है, ये मैं कहूंगा कि ये अब क्या कहना चाहिए, आप ये बताइए कि ये बजट जी इसमें न किसानों के लिए है, न किसानों के लिए है, न गरीबों के लिए है, न किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए है, न आम आदमी के लिए है। ये वो कुछ नौकरी पेशा लोगों को और ये गोदी मीडिया के जो दलाल पत्रकार हैं, ये उनके लिए है। तो जो मोदी जिंदाबाद करते रहेंगे। अभी दिल्ली में के चुनाव में कर रहे हैं, फिर अब आप बिहार में करेंगे वो, क्योंकि चुनौतियां केवल दिल्ली को जीतने की है और बिहार को जीतने की है। देश के 140 करोड़ लोगों का दिल जीतने की या उनकी तकलीफों को जीतने की, उनकी गरीबी को जीतने की नहीं है। सही कह रहे हैं गर्ग साहब, सही। शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी शकील जी। हाँ, हम खाली इतना बताना चाह रहे हैं, गर्ग साहब ने कहा कि लेफ्ट हैंड से वो मेज थपथपा रहे थे, तो मोदी जी जो है वो लेफ्ट हैंडर ही है इसलिए वो लेफ्ट हैंड का ज्यादा उपयोग करते हैं। मोदी जी लेफ्ट हैंडर है। अच्छा ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, बात यही है कि जो इम्पोर्टेंट बात है, दाहिने हाथ बाएं हाथ मायने नहीं रखता। मायने ये जब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी उस समय मेजेस थपथपा रहे हैं, ये जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। कम से कम जब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो अभिवादन स्वीकार कर लीजिए। अभिवादन स्वीकार नहीं करके आप खुद तालियां पीटने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में देश को और आपका लीडर लेके जा चुका है, और वो साफ दिख रहा था। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज की, और बहुत कुछ यहाँ जो इनपुट्स गर्ग साहब आपने जो बातें बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गौर फरमाना चाहिए हमारे तमाम साथी जो सुन रहे थे इस कार्यक्रम को। जो नहीं सुने हैं ज़रूर सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण हमारे तमाम साथियों ने अपनी बातें रखी हैं। और उसमें भी दो हमारे, एक शकील जी बिल्कुल वहाँ जो कुछ हुआ वो, और गर्ग साहब इसके दूसरे पहलू को, देशी विदेशी फाइनेंशियल इकोनॉमिक और उसके साथ साथ शेयर मार्केट, सब कुछ समझने की ज़रूरत है। शायद ऐसा विश्लेषण कहीं और न मिले आपको, इसलिए देखिए। और आपको अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अलग से भी आप जानते हैं कि सबके अलग अलग पार्ट जो हैं, चंक्स हम अलग से अपलोड भी करते हैं वीडियो के रूप में, उसको भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्रवण गर्ग साहब आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।